हेलो दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अपन बीएससी थर्ड ईयर के पेपर सेकंड बॉटनी के अंदर जो अपना पेपर सेकंड है, प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन चल रहा था, जिसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को जो सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो इकोलॉजी वाला अपना पोर्शन है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपना डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं और उन क्वेश्चंस का एक अपन एक क्विक रिवीजन जो है वो भी कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब यूनिट थर्ड और यूनिट फोर जो है वो इकोनॉमिक बॉटनी से रिलेटेड है, जिसमें यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर यूनिट थर्ड जो है इस पेपर की, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखिए, यूनिट थर्ड के अंदर एक तो जो प्लांट्स हैं, फूड प्लांट्स हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा वेजिटेबल्स है। ठीक है, वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट्स है। फ्रूट्स के अलावा जो वेजिटेबल ऑयल, जिनसे वनस्पतिक तेल प्राप्त होता है, ऐसे प्लांट्स के बारे में आपके हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट ईयर के एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस इनसे पूछे गए हैं, जिनमें ज़्यादातर ये जो चार में पोर्शन बता रहा हूँ उनमें वही क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम से रिपीट हुए हैं, और आपकी एग्जाम में भी इन्हीं क्वेश्चंस या इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट थर्ड के अंदर सबसे पहले यदि अपन बात करें फूड प्लांट्स की, फूड प्लांट्स के अंदर एक तो देखिए ओरिजिन सेंटर जो है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन फूड प्लांट्स यदि पढ़ लेंगे तो वहाँ से अपना क्वेश्चन एक कवर हो जाएगा। फूड प्लांट्स या भोज्य जो पादप है उनके अंदर चावल है, गेहूँ है। ठीक है, चावल, गेहूँ, इसके अलावा मक्का है। ठीक है, गन्ना है, आलू है, जिनमें से आपको दो फूड प्लांट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, और वो है राइस एंड व्हीट। फूड प्लांट्स के अंदर राइस और व्हीट, यानी कि चावल और गेहूं, यदि ये दो आप कवर कर लेते हैं यहाँ से फूड प्लांट से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यदि अपन बात करें वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स सब्जियों की, सब्जियों के अंदर जितनी भी आपके सिलेबस के अंदर वेजिटेबल्स दी हुई है उनके बॉटनिकल नेम और फैमिली, ये तो आपको कम से कम पता होनी ही चाहिए। इसके अलावा वेजिटेबल से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि कोई भी 5 सब्जियों के वानस्पतिक नाम, उनके कुल तथा उनकी खेती के ऊपर टिप्पणी लिखे। इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या फिर सब्जियों के 5 आपको नाम दे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे पालक दे दिया, टमाटर दे दिया, मटर दे दिया, इनके वानस्पतिक नाम, इनकी फैमिली और इनकी कृषि के ऊपर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो कोई स्पेसिफिक नाम आपको दे दिए जाएंगे, या फिर कोई भी 5 या कोई भी 3 ऐसे आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5 वेजिटेबल्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मटर है, पी, इसके अलावा मूली है, टमाटर है। ठीक है, इसके अलावा पालक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स या सब्जियां हैं वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, मटर, टमाटर है, पालक है, मूली है, इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन बात करें फ्रूट्स की, जैसा कि आपको पता है इस यूनिट के अंदर फ्रूट्स या फलों के बारे में भी दिया गया है। फ्रूट्स में भी कोई भी 5 फ्रूट जो है आपके सिलेबस में जो भी है उन सब के बॉटनिकल नेम और फैमिली आपको कम से कम पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं उनके अंदर जैसे मैंगो, आम है, पपैया यानी कि पपीता है। ठीक है सॉरी, बनाना है, बनाना, एप्पल, सेब, ऑरेंज। ठीक है, इनसे ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी आपके सिलेबस में हैं उन सब के बॉटनिकल नेम कम से कम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रूट्स के बारे में। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल्स।
वेजिटेबल ऑयल्स। वानस्पतिक तेल के अंदर यदि अपन बात करें तो आपके सिलेबस में 3 है, जिसमें अरेकिस हाइपोजिया यानी कि मूंगफली है, सरसों मस्टर्ड है, और इसके अलावा जो नारियल है, ये 3 आपके सिलेबस में है। जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो मूंगफली है यानी कि ग्राउंडनट या जिसे पीनट कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नारियल है वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो नारियल या कोकोनट, ये 2 आपको वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर पड़ते हैं। यदि आप यूनिट 3 से ये पोर्शन कवर कर लेते हैं तो आपका एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो आसानी से यूनिट 3 से अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी इस यूनिट से छोटे वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं, जिनमें बॉटनिकल नेम या वनस्पतिक नाम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या किसी वेजिटेबल या फ्रूट की जो फैमिली है, कुल है, उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक्स है यूनिट 3 के अंदर। वेजिटेबल्स के अंदर 4 वेजिटेबल्स के बारे में अपन ने बात करी है। इसके अलावा लेडी फिंगर, मटर, मूली, टमाटर, पालक, और जो लेडी फिंगर है, भिंडी जो है, ओकरा, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 5 अपन पढ़ लेंगे, एक लेडी फिंगर या भिंडी के बारे में भी। ये 5 वेजिटेबल्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में अपन एक एक करके फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। और यहाँ से भी राइस और व्हीट के अंदर भी आपको सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक तो बॉटनिकल नेम, एक फैमिली, इनका ओरिजिन सेंटर कहाँ है, इंडिया के अंदर कितना उत्पादन होता है, इनकी खेती कैसे की जाती है, वानस्पतिक लक्षण क्या है और इसके उपयोग क्या है, और इसकी जो उन्नत किस्में हैं उनमें से कुछ 4 या 5 उन्नत किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, या जितनी भी है उनमें जितने आप याद रख सकें उतनी उन्नत किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखना है। बस इन 4 या 5 पॉइंट्स के अंदर ही आपको इन फूड प्लांट्स को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अपन फूड प्लांट्स के अंदर बात करते हैं राइस या चावल की, ठीक है। देखिए, राइस या चावल की यदि अपन बात करें तो बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा है, ठीक है। राइस या चावल का जो बॉटनिकल नेम है वो तो है ओराइजा सेटाइवा। और यदि अपन इसकी फैमिली या ये कहें कि इसके कुल की यदि अपन बात करें, ठीक है, भोज्य पदार्थ के अंदर जो राइस या चावल है उसकी फैमिली या कुल की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ओराइजिनी सब फैमिली है और पोएसी इसकी फैमिली है। एक सेकेंड देखिए, राइस की यदि अपन बात करें, सबसे पहले बॉटनिकल नेम इसका ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा तो इसका बॉटनिकल नेम है। यदि इसकी फैमिली या कुल की अपन बात करें तो पोएसी जो है वो इसकी फैमिली या कुल है, ठीक है। और सब फैमिली या उपकुल की यदि अपन बात करें तो वो है ओराइजिनी। ओराइजिनी जो है वो इसकी सब फैमिली या उपकुल है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चावल के उत्पत्ति स्थलों की बात करें, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है इंडिया के अंदर। भारत जो है वो चावल के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पे है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर चावल का उत्पादन होता है, ठीक है, जिनमें चाइना है, इंडोनेशिया है, बर्मा है, ठीक है, फिलीपींस है। इन सब कंट्रीज के अंदर चावल का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है वो कहाँ होगा, इंडिया के अंदर होता है। चावल की मुख्यतः 2 स्पीसीज या 2 जातियां जो है उनका कल्टीवेशन या उनकी खेती करी जाती है, जिसमें एक तो है ओराइजा सेटाइवा और दूसरी है ओराइजा ग्लेबेरिमा। एक तो है सेटाइवा और एक है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ये 2 चावल की ऐसी स्पीसीज या जातियां हैं जिनका कल्टीवेशन या जिनकी खेती करी जाती है, ठीक है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। इंडिया के अंदर भी यदि अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लगभग इंडिया का 95% चावल का उत्पादन कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ऐसे मिलाकर के 5-7 ये जो राज्य हैं
वहाँ पर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चावल के उत्पत्ति स्थल की यदि अपन बात करें तो मूलतः चावल का ओरिजिन या चावल का जो उत्पत्ति स्थल है वो इंडो चाइना को, इंडिया और चाइना को माना जाता है। ठीक है, हालांकि डी कंडोले का तो यही मानना है कि चावल जो है वो इंडिया का नेटिव प्लांट है, भारत का मूल पादप चावल को माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अपन चावल की बॉटनिकल कैरेक्टर्स की बात करें। बॉटनिकल कैरेक्टर्स यानी कि चावल के वानस्पतिक लक्षणों की बात करें कि चावल का पादप कैसा होता है, तो सबको पता है कि चावल जो है वो एक जलीय पादप है और अल्पजीवी होता है। जलीय अल्पजीवी पादप, ठीक है, जलीय पादप है और अल्पजीवी पादप है जिसका जो जीवन काल है वो अप्रोक्सीमेट 6 महीने के आसपास होता है। ठीक है, जलीय पादप यानी कि जल के अंदर पाया जाएगा, इसका जीवन काल अल्प होता है, कम होता है, 6 माह तक का होता है। पौधा ऊर्ध्व 60 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है। प्लांट कैसा होगा? ऊर्ध्व यानी कि इरेक्ट होगा, जिसकी जो लंबाई है वो 60 टू 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। प्लांट की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 60 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक पादप की लंबाई होगी। ठीक है, इसके अलावा पादप जो है वो जड़, तना और पत्तियों के अंदर स्पष्ट रूप से विभेदित होगा। चावल का पादप आप सबने देखा होगा, पादप जो है वो अच्छे से जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। यदि अपन जड़ की बात करें तो जड़ जो है वो अपस्थानिक या रेशेदार जड़ें होती है। रूट की यदि अपन बात करें तो वो एडवेंटिटियस या फाइब्रस रूट होती है। यदि अपन लीफ या पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के अंदर समानांतर शिराविन्यास या पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। यदि अपन स्टेम की बात करें तो तना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोमल होता है, सॉफ्ट होता है और हॉलो होता है यानी कि खोखला होता है। ठीक है, ये इसके जो बॉटनिकल कैरेक्टर्स है, वानस्पतिक लक्षण है, मुख्य वानस्पतिक लक्षण है। ठीक है, यदि अपन चावल के उत्पादन की बात करें तो चावल का जो उत्पादन है वो मुख्यतः चावल के बीजों के द्वारा होता है। ठीक है, और चावल के बीज जो है वो चारों तरफ से भूसे या पैडी के द्वारा कवर रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने जब डिटेल में चावल को पढ़ा था वहाँ पर पढ़ी थी, और ये अपन यहाँ पर बिल्कुल क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि चावल का पादप कैसा है। जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने हैं उनका अपन ये कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन क्लासेज ये हैं। यहाँ पर अपन डिटेल से चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल से अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आई स्टडी ऑनलाइन के ऐप के ऊपर जा करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने, जितने भी बॉटनिकल कैरेक्टर्स है वो आपको ध्यान में रखने। बॉटनिकल कैरेक्टर्स या वानस्पतिक लक्षणों के बाद में यदि अपन बात करें तो क्लाइमेट कैसा चाहिए, चावल की खेती के लिए जलवायु जो है वो कैसा क्लाइमेट या कैसी जलवायु जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यदि इसके बारे में अपन बात करें तो टेम्परेचर जो है वो 16 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। चावल एक ऐसा फूड प्लांट है जिसको उगाने के लिए पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा चाहिए। तो रेनफॉल या बारिश की यदि अपन बात करें तो लगभग बारिश 180 से 240 सेंटीमीटर, जहां खेतों के अंदर लगातार पानी नहीं भरा हुआ ऐसे खेतों के अंदर तो 180 से 240 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल या वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और वहां पर मिट्टी की पीएच की यदि अपन बात करें तो पीएच जो है वो स्लाइटली एसिडिक हो सकती है या फिर बेसिक, लेकिन ज़्यादा बेसिक नहीं होगी। 5 से लेकर के 8.5 पीएच जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चावल की उन्नत किस्मों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चावल की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा उत्पादन के लिए उगाई जाती है। ठीक है, जैसे मुख्य चावल की वैरायटी की या किस्मों की यदि अपन बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, जैसे कृष्णा है। ठीक है, इसके अलावा रत्ना, जया वैरायटी है।
ये महत्वपूर्ण इंडियन वैरायटी या भारतीय किस्में हैं चावल की जो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा पद्मा है, बाला है, ये सारी वैरायटी है। ठीक है, पद्मा वैरायटी है या बाला वैरायटी है या पूषा वैरायटी है। ऐसी बहुत सारी चावल की वैरायटी या किस्में जो है वो इंडिया के अंदर इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार की गई है, जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। ठीक है, ये तो है कुछ इंडियन वैरायटी जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अंदर भी चावल की जो किस्में उगाई जाती है, जिसमें जया, बाला, जमुना, कृष्णा, ये वैरायटी जो है वो मुख्य हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इनमें से जितनी वैरायटी आप याद रख सके उतनी वैरायटी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, जैसे चावल का वानस्पतिक नाम लिखते हुए इसकी किस्मों का वर्णन कीजिए या इसके उपयोग लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो टुकड़ों में आएगा, पूरा का पूरा डिटेल में नहीं पूछा जाता कि क्या, कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे खेती करी जाती है, क्या इसके उपयोग, ये सारा डिटेल में नहीं आता, छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट में आपको ध्यान में रखने हैं इसके कुछ उपयोग या यूज। ठीक है, चावल के अंदर आपको पता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा सोर्स इसे माना जाता है, इसलिए एक तो इसे खाद्य पदार्थ के रूप में, ज़्यादातर अनाज के रूप में, है ना, सबसे ज़्यादा अनाज के रूप में उपयोग आने वाला जो पदार्थ कोई है तो वो चावल है। ठीक है, तो खाने के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में चावल का उपयोग होता है। खाद्य पदार्थ के अलावा ये भी अपन बता सकते हैं कि जैसे खील है, पोहा है, जिरेल है, इस रूप में भी अलग अलग जो यूजेज अपन ने पढ़े थे। जैसे नाश्ते के अंदर जो पोहा खाते हैं वो भी तो चावल से बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा खील है, मुरमुरे हैं जिनसे मूरी वगैरह बनाई जाती हैं, ये सारे भी किससे बने हुए होते हैं, चावल से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा चावल की जो स्ट्रो है उसके द्वारा कई बार जो क्राफ्ट सामग्री है, जैसे टोकरी वगैरह जैसे टोकरी वगैरह या चटाई वगैरह, इनके निर्माण के अंदर भी चावल की स्ट्रो का यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इन 3-4 पॉइंट्स के अंदर आपको इन फूड प्लांट्स को ध्यान में रखना है। बॉटनिकल नेम, इसकी फैमिली, ओरिजिन सेंटर, भारत में कितना उत्पादन हो रहा है, इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स या वनस्पतिक लक्षण, इसकी जो उन्नत किस्में हैं उनके 4-5 नाम और इसके उपयोग, इन पॉइंट्स के अंदर कम से कम आपको इन फूड प्लांट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला चावल है। सेकंड है व्हीट या गेहूं। व्हीट या गेहूं की बात करें तो बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टाइवम पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है। ठीक है, और गेहूं या व्हीट जो है वो पोएसी फैमिली की ट्रिटिसिनी सब फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली कौन सी है, पोएसी, और सब फैमिलीज की है ट्रिटिसिनी। ठीक है, ट्रिटिसिनी सब फैमिली से बिलोंग करता है। तो बॉटनिकल नेम ध्यान रखना है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम तो है जीनस और एस्टाइवम है स्पीसीज। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टाइवम के अलावा भी गेहूं की बहुत सारी स्पीसीज या जातियां जो है उनका कल्टीवेशन या उनकी खेती करी जाती है। जैसे एमर व्हीट है, ड्यूरम व्हीट है, ठीक है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है, वाइल्ड वेराइटी जो व्हीट की है। इस प्रकार से बहुत सारी किस्में जो है गेहूं की, उनको अलग अलग देशों के अंदर उगाया जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो जाति है वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जो कि गेहूं की हेक्साप्लोइड स्पीसीज है, जो कि गेहूं की हेक्साप्लोइड स्पीसीज है। उसके अलावा डिप्लोइड, ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड स्पीसीज भी गेहूं की पाई जाती है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन की यदि अपन बात करें तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है चाइना के अंदर। चाइना एशियन जो कंट्री है वहां पे गेहूं का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन तो होता है चाइना का। यदि इंडिया की यदि अपन बात करें तो इंडिया का गेहूं के उत्पादन में 4th
पोजीशन है। चौथे नंबर पर इंडिया आता है यदि अपन गेहूं के प्रोडक्शन की बात करें। एशियन जितने भी कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा यूएसए, रसिया, फ्रांस, इन सब जगह पे गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, गेहूं के उत्पत्ति इंडिया में यदि अपन बात करें तो इंडिया में चावल के बाद में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला यदि फूड प्लांट कोई है चावल के बाद में तो वो है वीट या गेहूं। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन और नंबर 2 पे क्या है, वीट या गेहूं है। इंडिया के अंदर लगभग सभी राज्यों के अंदर अलग अलग समय पर गेहूं या वीट की खेती करी जाती है, जिसमें विंटर वीट है ना, या शरद गेहूं जिसे अपन बोल रहे हैं, या ग्रीष्म वीट है। ग्रीष्म सीजन के अंदर जनरली सामान्यतः यदि अपन बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के अंदर गेहूं की बुआई होती है और मार्च अप्रैल या अप्रैल मई के महीने के अंदर गेहूं की कटाई करी जाती है। यदि इंडिया की बात करें, अलग अलग राज्यों के अंदर हो सकता है अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग गेहूं की जाति उगाई जा रही है, तो वहाँ पर टाइम के अंदर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी सामान्य सी जानकारी। अब यदि अपन बात करें गेहूं के बॉटनिकल कैरेक्टर्स, इसके वानस्पतिक लक्षण, गेहूं के बॉटनिकल कैरेक्टर्स या इसके वानस्पतिक लक्षणों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो गेहूं जो है वो भी एक अल्पकालिक पादप है, या कह सकते हैं अल्पजीवी पादप है, जिसका जो जीवन काल है वो अप्रोक्सीमेट 6 महीने होता है। ठीक है, इसके अलावा गेहूं का जो पादप है वो ऊर्ध्व 1 से लेकर के 1.5 मीटर लंबा होता है। ऊर्ध्व 1 से लेकर के 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, इसके अलावा वीट या गेहूं का जो पादप है उसके अंदर पादप जड़, तना और पत्तियों के अंदर विभेदित होता है। जड़, तना और पत्ती के अंदर विभेदित होता है, जिसमें पत्ती के अंदर समानांतर शिरा विन्यास देखने को मिलेगा। जड़ जो है वो सामान्यतः अपस्थानिक और रेशे युक्त जड़ें होती हैं। तना बेलनाकार, दुर्बल और उसके अंदर कलम प्रेजेंट होते हैं, और पर्व जो होता है इंटरनोड वो खोखला या होलो होता है। ठीक है, ये गेहूं के पादप की मुख्य विशेषताएं पर बता रहे हैं। गेहूं का उत्पादन जो है वो गेहूं के बीजों से होता है, जो गेहूं की बालियों के अंदर बहुत सारे सीड या बीज बनते हैं, जिनका कलर सामान्यतः सुनहरा कलर होता है। ठीक है, सुनहरा कलर गेहूं के बीजों का होता है। ये है इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स या इसके जो मुख्य वानस्पतिक लक्षण है वो। यदि अपन गेहूं के दाने का रासायनिक संगठन की यदि अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च के अलावा प्रोटीन में भी अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो गेहूं के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये है वीट या गेहूं के बॉटनिकल कैरेक्टर्स या इसके वानस्पतिक लक्षण जो आपको ध्यान में रखने हैं। गेहूं की खेती की यदि अपन बात करें तो गेहूं की खेती की यदि अपन बात करें तो गेहूं एक शीत ऋतु की किस्म मानी जाती है, जो सर्दियों के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाएगी और अप्रैल मई के महीने तक इसकी कटाई होती है। कटाई होने के बाद में इसके बीजों के द्वारा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि अपन इसकी उन्नत किस्मों की बात करें, ठीक है, गेहूं की उन्नत किस्में जो है उनकी यदि अपन बात करें तो भारत के अंदर गेहूं की जो प्रमुख किस्में उगाई जाती है वो सरबती सोनारा, लरमा रोजो, ये सब आपने नाम सुने होंगे। सरबती सोनारा, लरमा रोजा या लरमा रोजो 64, कल्याण सोना, इसके अलावा सोनालिका। ये गेहूं की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो भारत के अंदर उगाई जाती है। इनमें से कुछ किस्में, कुछ वैरायटी ऐसी है जो बाहर से स्पेशली मैक्सिको से इंडिया के अंदर मंगवाई गई है। ठीक है, तो सरबती सोनारा, लरमा रोजो 64, इसके अलावा सोनालिका, कल्याण सोना, मोती, हीरा HD। ठीक है,
मोती है, इसके अलावा हीरा, ये प्रमुख गेहूं की वैरायटी या किस्में हैं जो भारत के अंदर उगाई जाती है। इनमें से अलग अलग किस्म का अलग अलग स्पेसिफिक गुण होता है। कई किस्में ऐसी हैं जो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, कई किस्में ऐसी हैं जिनके द्वारा प्रोडक्शन ज़्यादा प्राप्त होता है, कई किस्में जो है ऐसी हैं जिनमें जो बीज प्राप्त होंगे, गेहूं के जो प्रोडक्शन प्राप्त होगा उनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। इस प्रकार से अलग अलग किस्में यहाँ पर हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 5-7 नाम जितने आप याद रख सकें उतने नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, यदि अपन व्हीट या गेहूं के उपयोग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक तो जो ब्रेड, बिस्किट या चपाती वगैरह बनाने के अंदर व्हीट या गेहूं के आटे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दलिया बनाने के अंदर, ठीक है, या गेहूं का चोकर भी बनाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जो बेकरी के प्रोडक्ट हैं, ब्रेड, टोस्ट वगैरह, ठीक है, या बिस्किट वगैरह, उनके निर्माण में भी व्हीट या गेहूं का यूज़ होता है। इसके अलावा व्हीट की जो स्ट्रो है उसको सोफे, तकिए या मैट्रेस, इन सब को भरने के अंदर भी गेहूं के स्ट्रो का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका जो कचरा है उसे पशुओं के चारे या फॉडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के अंदर आपको गेहूं और चावल को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर अपन केवल ब्रीफ के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर पढ़ रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। बाकी ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है और एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। ठीक है, तो फूड प्लांट्स के अंदर 2 आपको राइस और व्हीट के बारे में या इन 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। और इसके बाद में अपन यदि बात करें वेजिटेबल्स या सब्जियों की, तो जैसा कि मैंने 5 वेजिटेबल्स या 5 सब्जियों के बारे में आपको बताया था, उन वेजिटेबल्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है वो है वेजिटेबल्स या सब्जियों से। वेजिटेबल्स के अंदर जैसे पालक, जिसे स्पिनच कहा जाता है, ठीक है। पालक के अलावा जैसे अपन बात करें टमाटर या टोमेटो जिसे कहा जाता है, टोमेटो के साथ ही ब्रिंजल या बैंगन भी आ जाएगा क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से। ठीक है, तो टमाटर और बैंगन दोनों इसके अंदर कंसीडर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि अपन बात करें भिंडी की, भिंडी या ओकरा जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मटर, मटर या पी जिसे प्याज, सॉरी मटर या पी। इसके अलावा नंबर 5 जो अपन बता सकते हैं वेजिटेबल्स के अंदर ही, वो मूली या रेडिश। ठीक है, बाकी जितने भी आपके सिलेबस के अंदर हैं उन सब के बॉटनिकल नेम और फैमिली तो आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन ये 5 मेंबर्स ऐसे हैं वेजिटेबल्स के अंदर जिनका बॉटनिकल नेम, फैमिली और इनके अलावा इनका कल्टीवेशन या खेती कैसे करी जाती है, इनका क्या उपयोग है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे पालक की यदि अपन बात करें तो बॉटनिकल नेम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, चिनोपोडियेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया बॉटनिकल नेम है, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, तो ये बॉटनिकल नेम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पालक की जो खेती है वो इसलिए की जाती है क्योंकि पालक आयरन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। पालक जो है स्पिनच, उसे आयरन का महत्वपूर्ण सोर्स माना जाता है। चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया इसका बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा इसकी जो खेती है वो मई से जुलाई महीने के अंदर की जाती है। खेती कब करी जाती है? मई से लेकर के जुलाई का जो महीना है उसके अंदर इसकी खेती करी जाती है। और इसका जो खाने योग्य भाग है ये हरी पत्तियां होती है। तो पत्तेदार सब्जियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जी मानी जाती है वो पालक या स्पिनच को मानी जाती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम
इनकी खाद डाली जाती है, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 140 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फॉस्फोरस और 30 केजी के आसपास पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनका 40:30:30 केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर के अंदर 40 केजी नाइट्रोजन, 30 केजी फॉस्फोरस और 30 केजी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ये खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और लगभग 1 से 2 महीने बाद में इनकी पत्तियां जो है वो खाने योग्य हो जाती है, जिनको खाने के रूप में, सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, बीजों को 20 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बोया जाता है और 1 हेक्टेयर में अप्रोक्सीमेट 25 केजी सीड की आवश्यकता होती है, 25 किलो बीज की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर में पालक की खेती करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा पालक के जो पादप है उनको सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट रस्ट डिजीज से बचाने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर और पायरिथम मिलाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी जब खेती करी जाती है तो अलग अलग प्रकार के फंजाई का इन्फेक्शन होने की संभावना इनके अंदर बनी रहती है और इसके लिए बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है, बोर्डेक्स मिश्रण और पायरिथम जो है उसका यूज इसकी खेत में किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बॉटनिकल नेम स्पैनिशिया ओलेरिशिया चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आयरन का मेन सोर्स है। मई जुलाई महीने में खेती करी जाएगी। खेती के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की खाद की आवश्यकता होगी। 25 केजी बीज जो है वो पर हेक्टेयर के हिसाब से बोए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के फंजाई के इन्फेक्शन से बचाने के लिए बोर्डेक्स मिश्रण और पायरिथम का सॉल्यूशन खेत के अंदर छिड़का जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टमाटर और बैंगन। यदि अपन बात करें टोमेटो या टमाटर की तो इसका बोटेनिकल नेम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। टमाटर का बोटेनिकल नेम क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ठीक है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका बोटेनिकल नेम है। दोनों की जो फैमिली है वो तो सोलेनेसी है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे टमाटर हो या फिर बैंगन हो। बैंगन का जो बॉटनिकल नेम है वो है सोलेनम मेलोंजिना। इसका तो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम और इसका क्या है बॉटनिकल नेम? सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है। सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, बीजों के द्वारा इनकी खेती सामान्यतः करी जाती है। ठीक है, और गर्मी की फसल मानी जाती है जो एक साल में 3 बार जून, नवंबर और मार्च के महीने में बोई जा सकती है। नाइट्रोजन ज़्यादा आवश्यकता होती है, लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर 100 केजी नाइट्रोजन, 60 के आसपास पोटेशियम और 60 के आसपास ही फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चाहे आप बैंगन की खेती करिए या फिर टमाटर की खेती कीजिए। टमाटर जो है वो फलों के द्वारा उत्पादन होता है और जो बैंगन है वो भी फलों के द्वारा ही उत्पादित होता है। अलग अलग प्रकार के रोग जैसे मोज़ेक, लीफ कर्ल, फ्रूट बोरर ऐसी डिजीज से बचाने के लिए इसके खेतों के अंदर भी बोर्डेक्स मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भिंडी या ओकरा। भिंडी या ओकरा का बॉटनिकल नेम जो है एबलमोस्कस एस्कुलेंटम, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एबलमोस्कस एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम है और फैमिली इसकी है मालवेसी। ठीक है, तो एबलमोस्कस एस्कुलेंटम तो इसका बॉटनिकल नेम या वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम इसका है जो मालवेसी फैमिली से बिलोंग कर रही है। ठीक है, यदि अपन भिंडी की खेती की यदि अपन बात करें तो ये भी गर्म मौसम की सब्जी मानी जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है। भारत के गर्म प्रदेशों में वर्ष भर भी इसको बोया जाता है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन लगभग 120 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो है वो 60 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है जब अपन भिंडी की खेती करते हैं। ठीक है, और मुख्य सब्जी के रूप में गर्मियों के दिनों में भिंडी की सब्जी को यूज किया जाता है। इसके अंदर पित्त सिरा मोज़ेक रोग होता है जिससे बचने के लिए BAC और एल्ड्रीन का छिड़काव किया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पित्त सिरा मोज़ेक रोग, पित्त सिरा मोज़ेक रोग होता है जिससे बचने के लिए
एक तो BHC डाला जाता है और इसके अलावा एल्ड्रीन का छिड़काव भी किया जाता है। ये जो पित्त मोज़ेक रोग है, वायरस द्वारा जनित रोग है, BHC और एल्ड्रीन का छिड़काव भी इस रोग से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो भिंडी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पी या मटर की यदि अपन बात करें तो बॉटनिकल नेम इसका पाइसम सेटाइवम है। बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। ठीक है, और इसकी यदि फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। लेग्यूमिनोसी या लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करने वाला पी या मटर एक महत्वपूर्ण सब्जी मानी जाती है जो कि पादप की फली से प्राप्त होती है, और इसके बीज जो है उनको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस पी या मटर के जो बीज है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत इसे माना जाता है। प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स जो है वो भी मटर के अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सर्दी की फसल मानी जाती है। अक्टूबर नवंबर महीने में बुआई इसकी करी जाती है और मुख्यतः सर्दियों के दिनों में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। लास्ट जो अपनी वेजिटेबल है उसके ऊपर बात करें तो मूली या रेडिश जिसे कहा जाता है। मूली या रेडिश के अंदर सल्फर जो है, सल्फर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जैसे पालक जो है वो आयरन का अच्छा सोर्स है, वैसे ही मूली या रेडिश जो है वो सल्फर का अच्छा सोर्स मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक भूमिगत भाग है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि किसी भूमिगत सब्जी का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो रेफेनस सेटाइवम जो है वो मूली का क्या होता है? बॉटनिकल नेम होता है। यदि अपन इसके कल्टीवेशन या खेती की बात करें तो सर्दियों के दिनों में सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसकी बुआई होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर से बनता है वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर वैसे अलग अलग, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो कोई भी 5 वेजिटेबल्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है यदि बड़ा क्वेश्चन है, या फिर सब्जियों के नाम दे देंगे, उनके बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली या उनका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, इनके बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो जिनमें ये 5 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके सिलेबस में जो भी हैं उनके बॉटनिकल नेम और फैमिली जो है वो आपको कम से कम ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद में जो थर्ड है वो है फ्रूट्स या फल। यूनिट थर्ड से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना जो है वो है फ्रूट्स या फलों के बारे में। और फ्रूट्स के अंदर जैसे सबसे पहला जो अपन बता रहे हैं पपैया या पपीता जिसे कहा जाता है। ठीक है, पपीता का जो बॉटनिकल नेम है कैरिका पपैया और कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कैरिका पपैया इसका बॉटनिकल नेम है और कैरिकेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। फैमिली तो कौन सी है? कैरिकेसी, और बॉटनिकल नेम इसका है कैरिका पपैया। मूलतः पपीता जो है वो ग्रीष्म ऋतु में, या ये कह सकते हैं जहां गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ऐसे इलाकों का पादप पपैया या पपीता को माना जाता है। ये जो है वो कैरिकेसी फैमिली का एक ऐसा पादप है जो वेस्ट इंडीज और मैक्सिको का नेटिव प्लांट माना जाता है। ठीक है, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़ का नेटिव प्लांट इससे माना जाता है। इसके पादप की यदि अपन बात करें तो पादप के अंदर जो तना है वो ऐसाकित होता है और तने के शीर्ष भाग पर पत्तियां जो है वो नारियल के समान पिच्छाकार पत्तियां जो है, पिनेटली कंपाउंड लीफ जो है, पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां जो है वो पादप के शीर्ष भाग के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, पपीता का जो पादप है वो एक लिंगाश्रयी पादप माना जाता है, यानी कि नर और मादा पादप अलग अलग होते हैं।
नर पादप के ऊपर नर पुष्प उपस्थित होंगे और मादा पादप के ऊपर मादा पुष्प उपस्थित होंगे। तो इनमें पोलिनेशन या परागण तभी संभव है जब दो पपीता के नर और मादा पादप पास पास स्थित है। ठीक है। मूलतः भारत के अंदर यदि अपन बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो केरला, कर्नाटक, उन राज्यों के अंदर ये उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए 8 से 10 केजी फार्माइड खाद डाली जाती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की भी कुछ मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है। इसके फलों की यदि अपन बात करें तो फल जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं और फलों के अंदर ब्लैक कलर के बहुत सारे बीज भी उपस्थित होते हैं। फल शुरुआत के अंदर जब कच्चे होते हैं तब ग्रीन कलर के होते हैं, हरे रंग के होते हैं, और जब फल पक जाते हैं तो वो सामान्यतः पीले रंग के हो जाते हैं पकने के बाद में। ठीक है। तो ये पपीता के बारे में पहला जो है वो आपको ध्यान में रखना है। एक पादप के ऊपर अप्रोक्सीमेट 3 से लेकर के मिनिमम 3 से लेकर के 100 तक पपीता के फल जो है वो लग सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो अपना इम्पोर्टेंट फ्रूट या फल है, ठीक है, उसका नाम है गुआवा या अमरूद। इसकी भी अपन बात कर लेते हैं, गुआवा या अमरूद। गुआवा का बॉटनिकल नेम जो है वो है साइडियम गुआजावा और मिट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। साइडियम गुआवा या गुआजावा और मिट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मिट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। सामान्यतः जब फल कच्चा होता है तो वो हरे रंग का होता है और पकने के बाद में फल जो है वो सामान्यतः पीले रंग का हो जाता है। ठीक है। इसका उत्तर प्रदेश जो है सॉरी, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फेमस है अमरूद की खेती के लिए। ठीक है। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा अमरूद जो है वो उत्पादित होते हैं और विटामिन सी इसके फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो खेती है वो सामान्यतः बीजों द्वारा होती है, लेकिन रूट कटिंग और जो एयर लेयरिंग मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं, उनके द्वारा भी इनकी खेती करी जा सकती है। ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है गुआवा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड पे अपन बात करें मैंगो या आम की। ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है, मैंगो। ठीक है। बॉटनिकल नेम जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंजीफेरा इंडिका जो है वो इसका बॉटनिकल नेम है और एनाकार्डियेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है। तो बॉटनिकल नेम तो क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका, और एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है। फलों का राजा इसे कहा जाता है। इंडिया के अंदर इसकी जो अलग अलग वैरायटी है, ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, दशहरी आम है, लंगड़ा आम, सफ़ेद आम, ठीक है, अल्फांसो आम या सिंदूरी आम, ये सब इसकी वैरायटी या किस्में हैं जो भारत के अंदर उगाई जाती है। सामान्यतः बहुवर्षीय पादप है और एक बार उगाने के बाद में लगभग 4 से 5 साल बाद में ये फल का उत्पादन करने लग जाता है और लगातार फल का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। शुरुआत में जो फल हैं, जो कच्चे फल हैं, वो हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद में सामान्यतः पीले रंग के या सिंदूरी रंग का इनका कलर हो जाता है। कच्चे फलों को सब्जी बनाने के रूप में यूज़ किया जाता है और पक्के जो फल है उनको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है जी। एक पादप के ऊपर लगभग 200 से 500 तक आम जो है वो उत्पन्न या प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड जो इम्पोर्टेंट फ्रूट है वो है मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका। बॉटनिकल नेम ध्यान रखना और फैमिली भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट नंबर 4 यदि अपन बात करें तो नंबर 4 है एप्पल, सेब जिसे अपन बोलते हैं। एप्पल का बॉटनिकल नेम या इसका जो वानस्पतिक नाम है पायरस मेलस और रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पायरस मेलस तो इसका बॉटनिकल नेम है और रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। रोजेसी फैमिली से बिलोंग करेगा। ठीक है। सेब की यदि अपन बात करें
तो ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करने वाला ऐसा प्लांट है जो कि भारत में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा बोए जाते हैं। 3000 वर्षों से अधिक समय से इसकी खेती की जा रही है, इसीलिए एप्पल या सेब की 7000 से ज़्यादा किस्में या वैरायटी जो है वो अब तक डिस्कवर की गई है। 7000 से ज़्यादा किस्में एप्पल की पाई जाती है। ठीक है, खेती के बारे में यदि अपन बात करें तो सभी मृदा में आसानी से हो सकती है, लेकिन ऐसी मिट्टी जिसमें लाइम या चूना ज़्यादा है वहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन होता है। इसका जो वृक्ष है वो अप्रोक्सीमेट 40 फीट लंबा होता है। वृक्ष की लंबाई 40 फीट होती है। वृक्ष जो है वो वुडी या काष्ठीय होता है, जिसके ऊपर फल जो लगते हैं वो शुरुआत के अंदर हरे कलर के और बाद में रेड कलर के हो जाते हैं। नवंबर से जून के महीने में फलों का उत्पादन किया जाता है। यदि इसके उपयोग की बात करें तो एप्पल से जूस या इसको फ्रूट के रूप में सीधा यूज़ किया जा सकता है, या इसका जूस जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो नंबर 4 फ्रूट कौन सा है? एप्पल या सेब, जिसका बॉटनिकल नेम पायरस मेलस है और रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, लास्ट नंबर 5 यदि अपन बात करें बनाना, बनाना या केला। बनाना का जो बॉटनिकल नेम है वो है म्यूसा पैराडिसिका और म्यूजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मूसा पैराडिसिका और म्यूजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। म्यूजेसी फैमिली जो है उससे ये बिलोंग करता है। यदि अपन बनाना की बात करें तो आयरन का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स बनाना या केले को माना जाता है। जैसे कि पालक है सब्जियों के अंदर, वैसे ही फलों के अंदर यदि अपन बात करें तो बनाना जो है वो अच्छा आयरन का सोर्स माना जाता है। ठीक है, भारत का मूल पादप माना जाता है और अन्य देशों में भी इसकी खेती करी जाती है। इसके पुष्पक्रम जो है वो केले गुच्छे के रूप में लगते हैं और आयरन से भरपूर होने के कारण भारत के अंदर लगभग हर जगह पर इस बनाना या केले फल की खेती करी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 5 फ्रूट्स है। बाकी आपके सिलेबस के अंदर जैसे खरबूजा है, वाटरमेलन है, बेर है, इनके बॉटनिकल नेम और फैमिली कम से कम आपको पता होनी चाहिए। और ये 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो पपैया, गुआवा, मैंगो, एप्पल एंड बनाना, इनके बॉटनिकल नेम, इनकी फैमिली, इनकी क्या इंपॉर्टेंट विशेषता है, इनका कल्टिवेशन या इनकी खेती इंडिया में कैसे करी जाती है, ये सब आपको ध्यान में रखनी है और कहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रूट्स के अंदर। लास्ट जो अपना है वो है वेजिटेबल ऑयल। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर जैसा कि मैंने बताया 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया और एक है कोकोनट या नारियल। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल। और वेजिटेबल ऑयल के अंदर एक तो आपको ध्यान में रखना है पीनट यानी कि मूंगफली। ठीक है, और एक आपको ध्यान में रखना है कोकोनट, कोकोनट या नारियल। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं पीनट या मूंगफली की। पीनट या मूंगफली जो है उसका बॉटनिकल नेम होता है अरेकिस हाइपोजिया और फाबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। बॉटनिकल नेम तो क्या है? अरेकिस हाइपोजिया और फाबेसी या फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। फाबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसका जो फ्रूट है उस फ्रूट के सीड या जो बीज है उनका ज़्यादातर ड्राई फ्रूट के रूप में या उनसे वेजिटेबल ऑयल या वनस्पतिक तेल प्राप्त किया जाता है। इसके एक फ्रूट के अंदर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 जो है वो बीज उपस्थित हो सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, यदि अपन पीनट या मूंगफली की प्लांट की ओरिजिन सेंटर की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अंदर जो ब्राजील है वहां का मूल पादप इसे माना जाता है। ब्राजील का मूल पादप ये है और भारत में
16वीं शताब्दी के अंदर ये मूंगफली या अरेकिस हाइपोजिया का प्लांट जो है वो भारत में 16वीं शताब्दी के अंदर आया था। मूल पादप ये कहाँ का माना जाता है? ब्राजील का माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसकी खेती करी जाती है। इंडिया में हालांकि इसकी खेती होती है और इंडिया में तो मूंगफली का उत्पादन नंबर फर्स्ट पे है। मूंगफली के उत्पादन में भारत जो है वो नंबर फर्स्ट पे है। भारत के अलावा ब्राजील, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, अर्जेंटीना, चाइना, इन देशों के अंदर भी मूंगफली की खेती करी जाती है। ठीक है, भारत के अंदर यदि अपन बात करें तो भारत के अंदर राजस्थान, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, इन सब राज्यों के अंदर मूंगफली की खेती करी जाती है। मूंगफली के बॉटनिकल कैरेक्टर्स या वानस्पतिक लक्षणों की यदि अपन बात करें तो मूंगफली का जो पादप होता है वो एक छोटा 0.3 से लेकर के 0.5 मीटर लंबा, छोटा 0.3 से लेकर के 0.5 मीटर तक इसकी लंबाई होती है और सामान्यतः ये प्रोस्टेट या श्यान पादप शाखित वार्षिक शाखीय पादप माना जाता है जो कि बेलनाकार तथा कोणीय होता है। इसके जो फ्रूट या फल होते हैं वो जमीन के अंदर की तरफ ग्रोथ करते हुए यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोफिज्म की तरफ धनात्मक जो ये कह सकते हैं कि जो गुरुत्वानुवर्ती है उस तरफ गति करते हैं और जमीन के अंदर इसके फल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये बॉटनिकल कैरेक्टर्स जो है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा यदि अपन बात करें खेती की तो खेती के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मई जून के महीने में इसकी खेती करी जाती है, यानी कि ये जो मूंगफली है वो एक खरीफ की फसल मानी जाती है। इंडिया के अंदर मूंगफली को खरीफ की फसल मानी जाती है। मई जून के महीने में इसकी खेती करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा खेती करने के लिए एक स्पेशल बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो बीज आप बो रहे हैं, बीज जो उगा रहे हैं, उन बीजों को बोने से पहले राइजोबियम के कल्चर मीडिया, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है उसके कल्चर मीडिया के अंदर उन बीजों को डाल करके भिगो करके उसके बाद में उनकी खेती करी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया इन मूंगफली के बीजों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूल्स या ग्रंथिकाओं का निर्माण करेगा, जिससे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो प्रोडक्शन या उत्पादन जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मूंगफली या अरेकिस हाइपोजिया की यदि अपन उन्नत किस्मों की बात करें, इसकी अच्छी वैरायटीज़ की यदि अपन बात करें तो स्पेनिश जे, पंजाब 1, TMV 110, कराड़, जूनागढ़ AH32, ये सब जो वैरायटी अपन ने पढ़ी हैं, इन वैरायटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि मूंगफली की कौन सी उन्नत किस्में हैं जिनके द्वारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो इसके लिए खेत को मूंगफली बोने से पहले हल चला करके भुरभुरा बनाया जाता है। इसके अलावा बीज जो है उनको राइजोबियम बैक्टीरिया के कल्चर में डुबो करके फिर बीजों को उगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा खरपतवार नाशी का आप यूज़ कर सकते हैं खेतों के अंदर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए फलियां बनने के बाद उनको मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी को सूखा और जलाक्रांत स्थिति से बचाए रखना जरूरी है। इसके अलावा टाइम टू टाइम जो खरपतवार या वीड्स खेतों के अंदर उगते हैं उनका इरेडिकेशन या उनका उन्मूलन, उनको हटाना खेत से, ये भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करके आप मूंगफली का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करें उपयोग की तो उपयोगों में एक तो ड्राई फ्रूट के रूप में सीधा इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भारत के अंदर सूखे मेवे के रूप में सर्दियों के दिनों में इसे खाया जाता है, या तो भून करके खाया जाता है या कच्चा भी इनको खाया जा सकता है। इसके अलावा मूंगफली का जो तेल है रिफाइंड ऑयल जो इनसे प्राप्त होता है उसको सब्जी बनाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और उसका अन्य वानस्पतिक यूज भी हो सकता है। इसके अलावा इसका जो ऑयल है उससे वानस्पतिक घी भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जो वेजिटेबल ऑयल मूंगफली से प्राप्त होता है उससे वानस्पतिक घी का निर्माण भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन के रूप में औषधीय महत्व भी इसका है। ऑयल केक,
ऑयल केक बनाने के अंदर, ठीक है, या फिर पीनट बटर, पीनट बटर जो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, उसके निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पशुओं के फॉडर या चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सब इसके उपयोग या यूज है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये है अपना पहला वेजिटेबल ऑयल यील्डिंग प्लांट जिसका नाम था मूंगफली या पीनट, जिसे ग्राउंड नट भी कहा जाता है। बॉटनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया, फाबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्राजील का मूल पादप है, भारत के अंदर भी खेती करी जाती है। इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स, इसके उपयोग, इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लास्ट जो है इस यूनिट के अंदर या वेजिटेबल ऑयल के अंदर लास्ट जो है वो है कोकोनट। कोकोनट या नारियल जो है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और कोकोनट या नारियल की बात करें तो कोकस न्यूसीफेरा या कोकोस न्यूसीफेरा इसका बॉटनिकल नेम है, कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है। कोकोस न्यूसीफेरा जो है वो तो नारियल का बॉटनिकल नेम है, सामान्य नाम इसे नारियल या नारकल भी कहा जाता है, ठीक है। और यदि इसकी फैमिली या कुल की बात करें तो पामी फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी फैमिली कौन सी है? पामी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नारियल के पादप की वानस्पतिक लक्षणों की यदि अपन बात करें तो इनका जो तना है वो अशाखित होता है, उसके अंदर ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती। तने का जो शीर्षस्थ भाग है वहाँ पर बहुत सारी जो पीछाकार संयुक्त पत्तियां हैं वो पाई जाती है। पादप की हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये मुख्यतः जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ का मूल पादप इसे माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर सीड या फ्रूट का जो डिस्पर्जल है वो बाई वाटर यानी कि जल के द्वारा होता है। सामान्यतः जो समुद्र का तटीय इलाका है वहाँ पर नारियल के जो पादप है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। भारत में, चाइना के अंदर और श्रीलंका में नारियल के वृक्ष जो है वो शुरुआत से ही उगाए जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें इनका नेटिव प्लांट या जो ओरिजिन सेंटर है वो भी माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोकस न्यूसीफेरा की इंडिया के अंदर यदि अपन बात करें तो इंडिया के अंदर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा होती है। ये एक बहुवार्षिक पादप है। बहुवर्षीय मतलब एक बार उगाने के बाद में आपको कई वर्षों तक इसके फलों के द्वारा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी सामान्य सी बातें। बॉटनिकल कैरेक्टर्स में यदि अपन बात करें तो बहुवर्षीय, लंबा, सीधा, अशाखित तने वाला जिसकी लंबाई 25 मीटर के आसपास हो सकती है। पत्तियां जो है वो मुकुट के आकार की होती है। फल जो है वो काफ़ी बड़े होते हैं, जो शुरुआत में जब अपरिपक्व हैं तब हरे कलर के हैं और परिपक्व होने के बाद में वो ब्राउन या भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। तो बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में यदि क्लाइमेट की बात करें तो नम, गर्म, उष्णकटिबंधीय प्रदेश जहां पर 100 से लेकर के लगभग 225 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल हो रही है, वो कोकोनट या नारियल की खेती के लिए उपयुक्त वार्षिक वर्षा मानी जाती है। टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर है वो नारियल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। नारियल के पादपों के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, उनके बीच में एक अच्छी खासी दूरी होनी चाहिए और उन बीच में जो डिस्टेंस है वहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की सब्जियों को भी आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इसके उपयोग, नारियल के यदि उपयोग की बात करें तो नारियल का जो तेल है वो खाने के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके तेल को बालों के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक अच्छा तेल नारियल का माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इससे साबुन, क्रीम ये सब भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और अपशिष्ट पदार्थ, इस तेल निकालने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको पशुओं के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल का जो तेल है उसे अलग अलग प्रकार की जो मेहंदी बालों पर लगाने वाली आती है उनके अंदर भी नारियल के तेल का उपयोग आजकल किया जाने लगा है। इसके अलावा इसका जूस जो है वो पीने और खाने के काम आता है, जो प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसका जो जूस है उसका औषधीय महत्व भी होता है,
ठीक है, या इसके जो कॉइल या फाइबर्स होते हैं उनसे रस्सियाँ वगैरह भी बनाई जाती है। ठीक है, ये सारे इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या इसके उपयोग हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना इकोनॉमिक बॉटनी वाले पोर्शन के अंदर जो यूनिट 3 है, यानी कि इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी वाला जो अपना पेपर है उसकी यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें अपन ने जो फूड प्लांट्स है उनके बारे में, फूड प्लांट्स में राइस और व्हीट की बात करी, वेजिटेबल्स की बात करी, फ्रूट्स की बात करी, और जो वेजिटेबल ऑयल है उनके अंदर पीनट, ग्राउंडनट और जो कॉकस न्यूसीफेरा यानी कि जो नारियल है उसकी बात अपन ने करी है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यदि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका इस यूनिट से क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपने कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। बाकी ये सब डिटेल में अपन पहले ऑलरेडी ऐप के ऊपर पढ़ चुके हैं। आप डिटेल में इन सब को पढ़ना चाहते हैं, इनकी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आई स्टडी ऑनलाइन का जो हमारा ऐप है उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके अपनी यूनिवर्सिटी, अपने ईयर के हिसाब से कोर्स को परचेज करके ये सारे टॉपिक्स, चाहे बॉटनी के हो या फिर जूलॉजी के हो या केमिस्ट्री को हो, इन सारे टॉपिक्स को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अपनी रिवीजन क्लासेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो क्लासेज है वो इसी प्रकार से लगातार जारी रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें अपन यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।